नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो URSC 2018 इलेक्ट्रिकल मेंटेनर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ड्रिप लूप ऑफ अ 208 120 वोल्ट 3 फेज 4 वायर इलेक्ट्रिकल सिस्टम शैल हैव अ मिनिमम क्लियरेंस अबव अ पेडेस्ट्रियन साइडवॉक विच इज नो लेस देन। 208 120 वोल्ट 3 फेज 4 तार विद्युत प्रणाली के ड्रिप लूप का सबसे निचला बिंदु पैदल यात्री फुटपाथ के ऊपर न्यूनतम कितना होगा जो इससे कम नहीं हो सकता है। दोस्तों ड्रिप लूप क्या होता है? जब हम केबल को एक लूप बनाते हैं केबल का, जैसे कि हमने ये केबल का लूप बनाया, जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, ये कहलाया जाता है ड्रिप लूप। अब इस ड्रिप लूप का फायदा क्या है? जैसे कोई मॉइस्चर आपका डेवलप हुआ केबल में, तो ये मॉइस्चर क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट बनेगा और ये पानी की बूंदें नीचे आएंगी और यहाँ से ड्रॉप हो जाएंगी, तो इसी को बोला जाता है ड्रिप लूप। अब ड्रिप लूप की जो क्लियरेंस रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? अलग अलग जगह की अलग अलग क्लियरेंस रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारा पोल है, ये हमारी सर्विस लाइन है और यहाँ पे लगाया गया है एक ड्रिप लूप। तो ड्रिप लूप का क्लियरेंस रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? पेडेस्ट्रियन साइड वॉक के लिए या इलेक्ट्रिक सर्विस एंट्रेंस के लिए जो ड्रिप लूप का क्लियरेंस रिक्वायरमेंट होता है वो मिनिमम होता है 10 फीट विच इज 3.05 मीटर। अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या ड्राइव बेस है, वहाँ पे 12 फीट की रिक्वायरमेंट होती है विच मीन 3.66 मीटर। और अगर कोई पब्लिक स्ट्रीट है, LA है, साइड वॉक है, पार्किंग एरिया है, ट्रक ट्रैफिक है, वहाँ पे एटलीस्ट 18 फीट विच इज इक्वल्स टू 5.49 मीटर ड्रिप लूप की क्लियरेंस रिक्वायरमेंट होती है। सो पैदल यात्री फुटपाथ के लिए ड्रिप लूप की क्लियरेंस रिक्वायरमेंट कितनी है? वो है 10 फीट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सेप्ट वेयर इट इज यूज्ड इन केबल द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ सीलिंग कंपाउंड यूज्ड इन अ कंडक्टर सील शैल बी नो लेस देन। केबल्स में इसका उपयोग करने के अलावा एक कंडक्ट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक का न्यूनतम मोटाई इसमें से कम नहीं होनी चाहिए। A 5/8 इंचेस, B 1/2 इंचेस, C 1/8 इंचेस एंड D 1/4 इंचेस। दोस्तों कंडक्ट सील का उपयोग नमी, धूल, गैस या आग से बचाव के लिए किया जाता है। इसमें हम एक सीलिंग कंपाउंड का यूज करते हैं, एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं इसके लिए जिससे कि जो सील क्रिएट होती है वो वाटर टाइट होती है एंड एयर टाइट होती है। ना ही वाटर मॉइस्चर आएगा, ना ही एयर के थ्रू कोई मॉइस्चर आएगा। और जो मिनिमम थिकनेस होती है सीलिंग कंपाउंड की, वो कितनी होनी चाहिए? वो एटलीस्ट 16 mm विच इज इक्वल टू 5/8 इंचेस की होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये NEC के हैं और हमारे कौन से रूल होते हैं? इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल होते हैं। बेसिकली ये अमेरिकन बेस्ड रूल है और जो क्वेश्चन 2018 में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए वो NEC बेस्ड पूछे गए। अभी जब हमने 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा था उसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन होंगे, लेकिन NEC के क्वेश्चन अब नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन आउटलेट बॉक्स माउंटेड इन अ कंबेसिबल वॉल मस्ट। एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। A बी सेटबैक 1/2 इन फ्रॉम द फिनिश्ड वॉल सरफेस, B बी रिसेस्ड 1/4 in from the finished wall surface, C be flushed with the finished wall surface and D be a metal box attached 1/4 in screw। ये भी क्वेश्चन NEC का है। तो नॉन कंप्रेसिबल मटेरियल कौन कौन से होते हैं जिसमें आग इजीली नहीं लग सकती है? जैसे कि कंक्रीट हो गया, जिप्सम हो गया, प्लास्टर हो गया, ये क्या है? ये नॉन कंप्रेसिबल मटेरियल है। और जो बॉक्स का अगला किनारा होता है या फ्रंट एज होती है, वो उसकी मोटाई 1/4 इंच विच इज इक्वल टू 6 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका मेन रीजन क्या है? अगर बॉक्स की मोटाई ज्यादा होगी 1/4 इंचेस से, अगर बॉक्स की मोटाई ज्यादा होगी 1/4 इंचेस से, तो जो हम स्क्रू अप्लाई करेंगे वो स्क्रू प्रॉपर्ली वॉल में फिट नहीं हो पाएंगे। तो इसकी मोटाई का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी रिसेस्ड 1/4 इन फ्रॉम द फिनिश्ड वॉल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मास ऑफ आयन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज। इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान क्या होगा? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर एंड डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर। दोस्तों अगर हमें इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों के द्रव्यमान को ज्ञात करना है तो हमें किस नियम का उपयोग करना होगा? हमें फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम उपयोग करना होगा। तो फैराडे के पहले इलेक्ट्रोलिसिस के नियम के अकॉर्डिंग एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और केमिकल रिएक्शन के बीच में। क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस नियम क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उस इलेक्ट्रोड से गुजरने वाले आवेश की मात्रा के सीधे अनुपातिक होगा या उस इलेक्ट्रोड से गुजरने वाले करंट की मात्रा के सीधे अनुपातिक होगा। तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी?
m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, और यहाँ पे q क्या है, आवेश की मात्रा विच इज चार्ज। m हो गया मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, जो मुक्त हुआ या लिबरेट हुआ, और हमने जब प्रोपोर्शनल हटाया तो किसके बराबर कर दिया इसको, z के बराबर। z क्या है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है दोस्तों करंट मल्टीप्लाई में टाइम। तो m कितना हो जाएगा, कितना मास लिबरेट हुआ, z मल्टीप्लाई में करंट मल्टीप्लाई में टाइम। और z को बोला जाता है, स्पेसिफिक नाम है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक तुल्यकांक, और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर कूलम। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, द मास ऑफ आयन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज z रिप्रेजेंट इन फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, m इक्वल्स टू z मल्टीप्लाई में q, वेयर q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड m इज द मास ऑफ द आयन लिबरेटेड। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम m इक्वल्स टू z मल्टीप्लाई q में z क्या दर्शाता है, जहां q बिजली की मात्रा है और m मुक्त हुए आयनों का द्रव्यमान है। आपके ऑप्शन से ए इम्पीडेंस, बी रेजिस्टेंस, सी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस एंड डी रिएक्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे z क्या होता है, z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसको मेजर किससे करा जाता है, ग्राम पर कूलम से। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू डिपॉजिट अ कोटिंग ऑफ निकल 0.05 सेंटीमीटर थिक ऑन अ मेटल सरफेस बाय मीन ऑफ अ करंट ऑफ 8 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस। निकल इज अ डाइवैलेंट मेटल ऑफ एन एटॉमिक वेट 59 एंड ऑफ डेंसिटी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिल्वर हैज एन एटॉमिक वेट ऑफ 108 एंड एन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ 1.118 मिलीग्राम पर कूलम। धातु की सतह पर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 8 एम्पियर धारा के माध्यम से 0.05 सेंटीमीटर मोटी निकल की कोटिंग जमा करने में लगने वाले समय की गणना करनी है। निकल एक द्विसंयोजक धातु है जिसका परमाणु भार 59 और घनत्व 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। चांदी का परमाणु भार 108 और विद्युत रासायनिक समतुल्य 1.118 मिलीग्राम पर कूलम होता है। तो अगर हमें मास निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सबसे पहले हम निकल का मास निकालेंगे। तो मास ऑफ निकल कितना हो जाएगा, मास ऑफ निकल विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी। और इसे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिखा जाता है एरिया मल्टीप्लाई में थिकनेस मल्टीप्लाई में डेंसिटी, क्योंकि हमें एरिया और थिकनेस गिवन है। एरिया क्या है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। थिकनेस कितनी गिवन है, 0.05, तो यहाँ पे थिकनेस हो जाएगी 0.05। डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी हो जाएगी निकल की 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ निकल निकल के आएगा, मास ऑफ निकल 1 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई में 9 विच इज इक्वल्स टू 0.45 ग्राम। अब हमें फैराडे का फर्स्ट नियम का उपयोग करना है। तो फैराडे का फर्स्ट नियम क्या है, कोई m लिखता है कोई w लिखता है, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे मास ही लिख लेता हूँ। तो फैराडे का पहला नियम क्या है, m इक्वल्स टू z मल्टीप्लाई में करंट मल्टीप्लाई में टाइम। z क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। t क्या है, टाइम है सेकंड में। i क्या है, करंट है एम्पियर में। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायरेक्टली। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट z का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है केमिकल इक्विवेलेंट अपॉन में फैराडे कांस्टेंट। अब केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली में जो क्वेश्चन दे रखा है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम में छोड़ने के लिए होते हैं, करने के लिए नहीं होते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में करने जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को मिस कर देंगे। इन क्वेश्चंस को, खासकर न्यूमेरिकल को, तो लास्ट के लिए बिल्कुल छोड़ दे। अब केमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो केमिकल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, केमिकल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी। तो जो निकल की वैलेंस होता है या निकल का एन फैक्टर होता है वो होता है 2, और एटॉमिक वेट हमें क्वेश्चन में गिवन था, कितना था, 59। तो केमिकल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 59 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 29.5। तो m कितना हो जाएगा यहाँ पे 29.5। फैराडे कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा, उसकी वैल्यू होती है 96500। मल्टीप्लाई में करंट गिवन था यहाँ पे 8, टाइम हमें निकालना है और मास गिवन है 0.45। ये इक्वेशन बनेगी। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो टाइम आएगा वो अप्रोक्स कितना आएगा, 184 सेकेंड। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 184 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टाइम टेकन बाय एन एसी टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज। एक चक्र को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ती धारा द्वारा दिए गए समय को क्या कहा जाता है, ए फ्रीक्वेंसी, बी टाइम पीरियड ऑफ एसी, सी क्लॉक एंड डी एंगुलर वेलोसिटी। दोस्तों जब एसी अपना एक टाइम पीरियड कंप्लीट करती है 0 से स्टार्ट होके, देन ये फुल सर्कल 360 पे कंप्लीट करती है, ये
0 हो गया, 360 हो गया, उसे बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ एसी। कितना टाइम एसी ने लिया और कितनी फ्रिक्वेंटली ये 0 से 360 डिग्री पर पहुंच रही है। ये तो एक सर्कल हो गया, फिर ये 360 से दोबारा स्टार्ट होगी, फिर ये आगे जाएगी, तो उसे बोला जाता है फ्रिक्वेंसी। जब भी कोई चीज रिपीट होती है, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है, वो बन जाती है फ्रिक्वेंसी। तो आवृत्ति हमें ये बताती है दोस्तों कि जो एसी सिग्नल है वो एक सेकंड में कितने चक्रों को या कितने साइकिलों को पूरा कर रहा है। और टाइम पीरियड ये बताता है कि एसी का जो एक सिग्नल है या एसी का जो पूरा चक्र है वो कितने समय में पूरा होता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द पीरियड फॉर अ वेवफॉर्म विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 200 पाई रेडियन पर सेकंड। किसी 200 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग के वेवफॉर्म को क्या कहा जाता है? ए 10 मिली सेकंड, बी 100 मिली सेकंड, सी 100 सेकंड एंड डी 1 मिली सेकंड। दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, बहुत लोगों को याद भी होगा यह फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी को किससे मेजर करा जाता है? उसे ओमेगा से मेजर करा जाता है। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ के। यहाँ पे एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, कितनी है? 200 पाई। तो 200 पाई किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई एफ के बराबर हो जाएगा। इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इस 2 से इसे काट देंगे 100 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 100। और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो ये हो जाएगा 1/100 विच इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 120 एम्पियर। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर इट्स इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। 60 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रतिवर्ती धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है। इसके तत्कालिक मूल्य के लिए समीकरण क्या होगा? तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम करंट गिवन है। मैक्सिमम करंट इसे डिनोट किससे करते हैं? आई एम से, विच इज इक्वल्स टू 120 एम्पियर। और जनरल इक्वेशन क्या होती है करंट की? जनरल इक्वेशन ऑफ एसी करंट, और स्पेसिफाई कर देते हैं इसे, डीसी करंट के लिए अलग होती है, एसी करंट के लिए अलग होती है। तो एसी करंट की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आई एम क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आपका मैक्सिमम या पीक वोल्टेज, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ होती है। फ्रीक्वेंसी हमें 60 बने, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 60 है, तो ओमेगा हो जाएगा 120 पाई। अब इसमें इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आई एम की वैल्यू थी 120 साइन 120 पाई टी एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 120 एम्पियर। फाइंड द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू आफ्टर 1/720 सेकंड। 60 हर्ट्ज आवृत्ति की एक प्रतिवर्ती धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है। 1/720 सेकंड के बाद तत्कालिक मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मैक्सिमम करंट गिवन है, कितना है? 120 एम्पियर। आई एम लिख लेते हैं इसको। टाइम हमें गिवन है विच इज 1/720 सेकंड। फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज 60 हर्ट्ज। अभी हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी? आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, और ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ लिखते हैं। तो आई हो जाएगा आई एम साइन 2 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में टाइम। तो उसको और सॉल्व करते हैं। आई हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई में साइन 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। 180 मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/720 मल्टीप्लाई में 60। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 18 4 जा 72, 2 2 जा 4, और इससे 30 टाइम कट जाएगा। तो बचेगा कितना? आई इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई में साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1/2। तो इससे काटेंगे फिर कितना आएगा? 60। तो करंट कितना निकल के आएगा? 60 एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज ऑफ अ वेव इज वीटी साइन 200 साइन ओमेगा टी प्लस 100 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 50 साइन 5 ओमेगा टी। इफ इट इज मेजर्ड विद अ हॉट वायर वोल्टमीटर व्हाट वुड बी इट्स रीडिंग। एक तरंग का तत्कालिक वोल्टेज हमें गिवन है, यदि इसे हॉट वायर वोल्टमीटर से मापा जाता है तो रीडिंग क्या होगी? ए 100 वोल्ट, बी 162 वोल्ट, सी 200/√2 वोल्ट एंड डी 350/√2 वोल्ट। दोस्तों जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की आरएमएस वैल्यू होती है उसको याद कर लेना, वो होती है VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VM अपॉन में √2 होल स्क्वायर प्लस VM2 अपॉन में √2 होल स्क्वायर प्लस VM3 अपॉन में √2 होल स्क्वायर डैश 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 VN अपॉन में √2 होल स्क्वायर। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो पहली इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 200 है, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन में √2 होल स्क्वायर प्लस सेकंड में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 100 है, तो 100 अपॉन में √2 होल स्क्वायर प्लस थर्ड में कितनी है? 50 है, तो 50 अपॉन में √2 होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
200 इंटू 200 अपॉन में 2 बचेगा, प्लस 100 इंटू 100 अपॉन में 2 बचेगा, प्लस 50 इंटू 50 अपॉन में 2 बचेगा। और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक से ये कट जाएगा 100 टाइम, इससे ये 50 टाइम और इससे ये 25 टाइम। तो बचेगा कितना 100 इंटू 200 प्लस ये बचेगा 5000 प्लस 25 इंटू 50। तो ये कितना हो जाएगा 2000, सॉरी ये कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 5000 प्लस 1250 विच इज इक्वल टू 26250। अब इसका अंडर रूट भी निकालना है। तो क्वेश्चन ये वाले जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है विच विल वेस्ट योर टाइम। ये क्वेश्चन घर में सॉल्व करके जरूर देखें, लेकिन जब एग्जाम में आए तो कोशिश करें कि जितने भी न्यूमेरिकल है बिल्कुल एंड में देखें। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 162 वोल्ट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।